अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नॉवल की एपिसोड नंबर 46, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 महीने हो गए थे हमजा ने अपनी जान तोड़ कोशिश कर डाली थी, लेकिन दिलाज और उमर का पता नहीं लगा था। शहीर और अरसलान भी हर जगह हमजा के साथ थे। इन्हें जहाँ जहाँ लगता था कि उमर हो सकता है, हर जगह पता कर लिया था, लेकिन उमर कहीं नहीं मिला था। समझ से बाहर था कि आखिर वो कहाँ चला गया है। अब तो हमजा की उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि उसे दिलाज कभी मिल सकेगी। इन 2 महीने के अरसे में हमजा और अनाया का कोई राब्ता नहीं रहा था। अनाया 2 महीने से अपने वालिदैन के घर थी। हमजा ने सख्ती से मना कर दिया था कि वो उसे लेने नहीं जाएगा और ना ही कोई और जाएगा। अनाया को अब छठा महीना शुरू हो गया था। नहीद बेगम और गफ्फार साहब दोनों के दरमियान चलती रंजिश से बेहद परेशान थे, और कुछ यही हाल अनाया के वालिदैन का था, और फिर अनाया की कंडीशन के लिहाज से भी परेशानी थी। हमजा का रवैया दिन ब दिन सबसे सख्त होता जा रहा था। 2 महीने के अरसे में मुस्कुराहट तो शायद इसके मुंह पर किसी ने देखी ही नहीं थी। सुबह ऑफिस जाता और रात गए वापस आता था। ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। दिलाज की जुदाई सब पर असर अंदाज हुई थी, लेकिन हमजा का तो बुरा हाल था। दूसरी तरफ अनाया का हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। एक तो अपनी बेटी की जुदाई, और दूसरा हमजा की बेरुखी ने उसे तोड़ कर रख दिया था। उस दुश्मन जान ने ठीक कहा था कि अगर दिलाज ना मिली तो वह हमजा को भी खो देगी, और उसने सच में हमजा को खो दिया था। सदीकी साहब भी बीमार रहने लगे थे फिर से। अनाया की जर्द रंगत, बेरौनक आंखें इन्हें सुकून नहीं लेने देती थी। वो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती थी, बिला ज़रूरत कमरे से नहीं निकलती थी। सानिया और नेहा बहुत इसरार करके उसे खाना वगैरह और मेडिसिन देती थी। अनाया की वजह से सानिया तकरीबन दूसरे दिन सदीकी साहब के यहाँ शाम को चक्कर लगाती थी, साहिर के ऑफिस से आने के बाद। डॉक्टर ने ट्विंस प्रेगनेंसी बताई थी अनाया की, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ख्याल रखना था, लेकिन वो उतनी ही लापरवाही कर रही थी। उसकी प्रेगनेंसी में कोई पेचीदगी नहीं थी, लेकिन इन 2 महीनों में ख्याल न रखने की वजह से या फिर मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही थी प्रेगनेंसी पर। अनाया के एक फैसले ने घर में सगवारियत कायम कर दी थी। हर कोई एक दूसरे से नजरें चुराता फिर रहा था, और दिलाज के बारे में कोई चाहने के बावजूद भी बात नहीं कर पाता था। अंदर ही अंदर अनाया को भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि उमर दिलाज को कहाँ लेकर गया होगा। पता नहीं वो ख्याल रख भी रहा होगा कि नहीं। ये ख्याल उसे दिन रात बेचैन रखते थे। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी दिलाज की फिक्र में। सुबह नेहा अनाया को नाश्ता के लिए डाइनिंग टेबल पर लेकर आई और उसे नाश्ता दिया, जिसे बेदिली से वो खाने लगी। डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई थी, जिसकी वजह से अब नेहा और आसिया बेगम अनाया का बहुत ख्याल रखने लगी थी। अनाया ने चंद लुकमे लिए थे और वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अभी वो कुछ कदम ही आगे गई थी कि उसे चक्कर आए और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। सब घर वाले अनाया की तरफ भागे और सिद्दीकी साहब ने एहतियात से उसे उठाया और उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। नेहा और आसिया बेगम भी साथ थी, क्योंकि अनाया का रेगुलर चेकअप होता था इस डॉक्टर से। और फिर उसे जल्दी से एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर अनाया का चेकअप करने लगी। सिद्दीकी साहब निढाल से बेंच पर गिर गए। कुछ यही हाल आसिया बेगम का भी था। नेहा ने आगे बढ़कर सिद्दीकी साहब के कंधे पर हाथ रखा। आंखें उसकी आंसुओं से भरी थीं। शादी के 6 साल बाद अनाया हमारी गोद में आई थी, और जब उसे हाथों में लिया था तो मुझे लगा ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दे दी है। उसके बाद ज़िंदगी बदल गई। फिर साल बाद सानिया पैदा हुई, और उसके 4 साल बाद तुम पैदा हुई। जहाँ सानिया खामोश तबे थी, वहाँ अनाया जिंदा दिल थी, ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करने वाली, किसी बात की टेंशन ना लेने वाली, हर मसले का हल चुटकियों में निकालने वाली। लेकिन एक हादसे ने मेरी बेटी की जिंदा दिली खुशियाँ सब कुछ छीन लिया। मैं नहीं जानता था मेरी इस बेटी की ज़िंदगी में इतने इम्तिहान होंगे कि मेरी बेटी इन आजमाइशों से गुजरते गुजरते अपनी खुशियाँ खो देगी। सदीकी साहब बहुत रंजीदगी से अपने दिल का हाल नेहा को बता रहे थे, जो कि सिसकने लग गई थी अपने बाप की बेबसी पर।
माँ बाप बहुत बेबस होते हैं, अपनी औलाद को हर चीज़ दे सकते हैं सवाए मुकद्दर के। मुकद्दर लिखने वाला ऊपर बैठा है और उसने जो भी आजमाइश लिख दी है, इंसान इन आजमाइशों से गुजरना ही है। मैं हमजा से भी क्या गिला करूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। उसने इस वक्त मेरी बेटी का हाथ थामा जब सबने हाथ छुड़वा दिया था। मेरी बेटी के ऊपर लगा हर इल्ज़ाम उसने हटा दिया। मेरी बेटी को अपना नाम दिया, आगे उसकी बेटी को भी नाम दिया। लेकिन शायद अनाया ने उसका बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा है, जिस वजह से वो अनाया से बेरुखी बरत रहा है। वरना मैं जानता हूँ वो अनाया से बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ अनाया औलाद के खोने के दुख के साथ हमजा को खोने का दुख भी मना रही है। अगर ऐसे ही रहा तो वो मर जाएगी। अपने दुख में वो अपनी पैदा होने वाली औलाद का भी नहीं सोच रही। मैं सोच रहा हूँ जाकर हमजा के पाँव भी पड़ना पड़ा तो पड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकता। सिद्दीकी साहब ने आंसू बहाते हुए कहा। तो नेहा उनके गले लग गई और उनके आंसू साफ करने लगी। नहीं डैड, आप आपी के पास रहें, मैं हमजा भाई के पास जाऊंगी। उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। नेहा ने सिद्दीकी साहब को तसल्ली देते हुए कहा। नेहा हमजा के ऑफिस आई थी। रिसेप्शन पर पहुंचने पर उसे पता लगा कि हमजा मीटिंग में है, इसलिए वो वहां बैठकर हमजा का इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग के बाद हमजा जब फारिग हुआ तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने हमजा को नेहा के आने की इत्तला की, जिस पर हमजा ने उसे फ़ौरन उसके केबिन में भेजने को कहा। नेहा केबिन में आई तो हमजा सामने ही चेयर पर बैठा लैपटॉप पर झुका हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर सीधा हुआ। नेहा ने बगौर हमजा को देखा, जिसके चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी थी, शेप भी बड़ी हुई थी। मतलब हालत सिर्फ अनाया की ही नहीं, हमजा की भी खराब थी। शायद ये मोहब्बत होती ही इतनी जालिम है जो जिगर का खून तक निचोड़ लेती है। नेहा ने दिल में सोचा और आगे बढ़ गई। हमजा अपनी कुर्सी से उठा और नेहा के सर पर हाथ रखा। आओ बैठो नेहो, खैरियत है? नेहा कुर्सी पर बैठी तो हमजा भी वापस सामने अपनी जगह पर बैठ गया। जी भाई, खैरियत है। नेहा को समझे ही नहीं आ रही थी वो कैसे बात शुरू करे, इसलिए अपनी उंगलियां चटखाने लगी। क्या बात है नेहा, परेशान क्यों हो? अगर कोई बात है तो बताओ। हमजा ने नेहा को रिलैक्स किया। भाई, मैं अभी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। नेहा उसके आगे कुछ कहती कि हमजा ने सख्ती से टोक दिया। प्लीज़ नेहा, अगर तो अनाया के बारे में कोई बात करनी है तो चुप कर जाओ। मैं उसके मुतालिक एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। हमजा के टोकने पर नेहा अपने लब भींच गई और आंखों में आई नमी को हाथ से साफ किया। तो फिर जब आप ही मर जाएं तो उनको कंधा देने भी मत आइएगा। नेहा ये बोलकर गुस्से से चेयर से उठ गई, जबकि नेहा की बात पर हमजा ने तड़प कर नेहा को देखा। ये क्या बकवास है नेहा, हमजा ने गुस्से से कहा तो नेहा रुक गई। मैं कुछ गलत नहीं कह रही, क्योंकि अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द आपको ये खबर सुनने को भी मिल जाएगी। और माफ़ कीजिएगा भाई, मेरे अल्फाज बहुत सख्त हैं, शायद मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन दिल आज आपकी तो सगी बेटी भी नहीं थी। फिर भी आप इतने दुखी हैं, उस माँ का भी सोचें जिसने अपने हाथों से अपनी गोद खाली की है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। और इसने ये सब किस के लिए किया? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना आए। औरत हमेशा शौहर पर औलाद को तरजीह देती है, लेकिन आप ही ने औलाद की बजाय शौहर को चुना। शायद ये गलती हो गई उनसे। अगर आपका दिल माना तो सिटी हॉस्पिटल गायनी वार्ड में आ जाइएगा, आपको पता लग जाएगा। चलती हूँ अब, अल्लाह हाफिज़। नेहा ये बोलकर कैबिन से बाहर निकल आई और ऑफिस से बाहर आने पर फूट फूट कर रो दी। घर के हालात जो थे उन्होंने जहनी तौर पर नेहा को थका दिया था। अपने माँ बाप की हालत पर अनाया की हालत, सबको नेहा ही संभाल रही थी। उसे इस वक्त शदीद ज़रूरत थी कि कोई अपना हो जो उसे इन हालातों में तसल्ली के दो लफ्ज़ बोल सके। एक सितमगर उसका अपना तो था जो शायद उसे भूल गया था, इसलिए आज बहुत वक्त बाद नेहा ने अपनी अना को साइड पर रखते हुए मूसा का नंबर मिलाया। पहले 2 दफ़ा तो फ़ोन काट दिया गया, लेकिन नेहा ने भी गुस्से में दोबारा फ़ोन नहीं किया। लेकिन उस दफ़ा कॉल अटेंड कर ली गई, लेकिन कॉल मूसा ने नहीं, किसी लड़की ने अटेंड की थी। हाँ बोलो, क्या मसला है? फ़ोन उठाते ही लड़की की सख्त आवाज़ सुनाई दी। जी, आप कौन? मूसा को फ़ोन दे, नेहा ने नंबर देखते हुए कहा। क्या कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं? जब एक दफ़ा कॉल कट की जाए तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि अगला बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन शायद तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि मूसा तुमसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए आइंदा
फ़ोन मत करना, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, इसलिए तुम भी आगे बढ़ जाओ। ये बोलकर उस लड़की ने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि नेहा को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। आंसू बेमौल होकर उसकी आंखों से गिरने लगे। इतनी बेइज्जती! नेहा का दिल किया कि वो खुद को ख़त्म कर ले। तो ये थी तुम्हारी मोहब्बत मूसा, तुम्हारे दावे सब झूठे निकले। नेहा का दिल करला रहा था, दिल चाह रहा था मूसा को गिरबान पकड़कर उससे हिसाब ले। दूसरी तरफ लंदन में लीजा ने मुस्कुराकर मोबाइल की तरफ देखा और एक तरफ फुटबॉल मैच खेलते मूसा को और मोबाइल से कॉल लॉग में से नेहा का नंबर डिलीट कर दिया और एक मुतमईन नज़र फ़ोन पर डालकर फिर से फुटबॉल खेलते हुए मूसा को देखने लगी। जब से नेहा गई थी हमजा के जहन से इसकी बातें नहीं निकल रही थी। दिल बेचैन हो रहा था उस दुश्मन जान के लिए जिसने उसका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हर बात में उसकी नफ़ी की थी, जिसे शायद उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं था जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। पता नहीं अब क्या कर दिया था जो हॉस्पिटल में पड़ी थी। सारा दिन हमजा का इसी सोच और कश्मकश में गुजर गया था। नेहा के जाने के बाद वो कोई और काम भी नहीं कर सका था। दिल कहता था कि भागकर अनाया के पास चला जाए, जबकि दिमाग रोक रहा था। वो दिल और दिमाग की जंग में फंसा हुआ था। जब बेचैनी हद से सवा हुई तो हमजा ने अपना कोट उठाया तो जो चेयर की बैग पर पड़ा था और हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर हमजा ने रिसेप्शन से गायनी वार्ड के मुतालिक पूछा। वो वार्ड में आया तो बाहर बेंच पर नेहा और आसिया बेगम बैठी थी। सदीकी साहब शायद घर चले गए थे। हमजा ने गला खनकार कर दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। आसिया बेगम के देखने पर हमजा ने उनके आगे सर झुकाया तो उन्होंने सर पर प्यार से हाथ फेरा। हमजा उनसे हालो अहवाल के बाद अनाया के प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। हमजा ने दरवाज़ा खोला तो सामने ही नज़र उस दुश्मन चांद पर पड़ी जो शायद दवाइयों के ज़रिए असर गुनूदगी में थी। ड्रिप भी लगी हुई थी। हमजा ने अनाया को बगौर देखा जो कि उसकी अनाया लगी ही नहीं रही थी। जर्द चेहरा, आंखों की गरे हल्के थे। ऐसे लग रहा था जैसे कितनी ही रातें सोई ना हो। हमजा एक ही जुस्त में अनाया तक पहुंचा और बेड के पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। हमजा ने उसका हाथ थामा और अपने गाल पर टिकाया। क्यों करती हो ऐसा? हमजा ने बेबसी से कहा। क्यों मुझे तंग करती हो? जानती भी हो कि मेरी जान तुम में अटकी है और इसलिए खुद को तकलीफ पहुंचाती हो ताकि मुझे तकलीफ हो सके। खुद गलत फैसले करती हो और फिर मुझे नाराज़ होने का हक भी नहीं देती। हर दफ़ा मुझे झुका देती हो। मुझे ज़ेर करने के हर हुनर से वाकिफ़ हो। हमजा ने उसका हाथ वापस बेड पर रखा और उसकी पेशानी को अपने पुरहिद्दत लम्स से दहकाया। हमजा ने अनाया के पेट पर हाथ रखा जहां उसके वजूद के हिस्से अनाया के वजूद में नशो नमा पा रहे थे। हमजा का दिल अजीब अंदाज में धड़का। अनाया भी अपने इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी महसूस कर रही थी, इसलिए अपनी भारी होती आंखों को खोला तो सामने धुंधला सा हमजा का अक्स नजर आया। उसने अपना हाथ उठाया और हमजा के एक एक नक्श को महसूस करने लगी। हमजा! अनाया ने बेताबी से हमजा को पुकारा तो हमजा ने बदले में इसके वही हाथ को होंठों से लगाया। सारी नाराजगी तो अनाया को देखते ही कहीं दूर चली गई थी। इतने दिनों बाद इस खूबसूरत लम्स को महसूस करके अनाया फूट फूट कर रोने लगी और उठकर हमजा के गले लग गई। मुझे माफ़ कर दो हमजा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे खुद से जुदा मत करो। मैं तुम्हारी दूरी नहीं सह सकती। मैंने दिलाज की जुदाई तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तुमने मुझे खुद से जुदा किया तो जिंदा नहीं रह सकूंगी। जबकि अनाया की बातों से हमजा ने जोर से अनाया को खुद में भेजा और इसके सर पर अपने लब रखे। थोड़ी देर बाद हमजा ने अनाया को खुद से जुदा किया और उसे आराम से लिटाया। खुद बाहर जाने लगा तो अनाया ने फौरन से उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अनाया ने खौफजदा लहजे में पूछा तो हमजा ने उसे तसल्ली दी। फिक्र ना करो, 5 मिनट में आता हूँ। हमजा बाहर आया और नेहा और आसिया बेगम को घर जाने को कहा। चूंकि अनाया ने रात हॉस्पिटल में रुकना था, वो एडमिट थी, इसलिए हमजा ने कहा कि वो उसके पास रुकेगा। नेहा और आसिया बेगम को भेजकर हमजा रूम में वापस आया तो अनाया बेड के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। हमजा भी पास पड़ी चेयर पर बैठ गया तो अनाया थोड़ा साइड पर होगी और हमजा को अपने पास बैठने की जगह दी। हमजा उठकर बेड पर बैठ गया तो अनाया लेट गई और हमजा को भी साथ लिटा लिया और उसके सीने पर सर रख लिया। अनाया ने अपनी ड्रिप उतार दी थी। शायद अब उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि उसका मसीहा जो उसके करीब जो था, उसके हर दर्द और दुख की दवा था।
میرے پیج پر جتنے بھی لوگ ہیں یا میرے چینل پر جتنے بھی لوگ ہیں اس ناول کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو میری آپ سب سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اس وقت ان کے حالات بہت برے ہیں۔ اللہ ان کو فتح نصیب فرمائے اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے ریڈرز، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔